पीछे नहीं रहेंगे। 2 मिनट, सब बच्चे एक बार ज्वाइन कर जाएं, काफी बाकी है। फिर अपन ये डीमेरिट से आज हमको करना है, वो करेंगे। थोड़ा रिपीट भी कर दूंगी एक बार और फिर आगे करेंगे। प्राइवेट एंटरप्राइजेस से रिलेटेड था। चैप्टर 3 हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। मतलब इसमें हमको गवर्नमेंट किस किस फॉर्म में काम कर सकती है, वर्क कर सकती है, वो सब हमको बताएंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो 3 पार्ट स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें से हमने पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टार्ट किया था। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब था कि गवर्नमेंट का ही एक पार्ट था, गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट था विद अ डिफरेंट नेम। जैसा उसका नाम होता है, वो फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसी चीज में काम करता है, उसी चीज में फोकस करता है। ये जो डिपार्टमेंट था, ये गवर्नमेंट से अलग नहीं था, ये गवर्नमेंट का ही एक पार्ट था। इस डिपार्टमेंट को फंडिंग कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट अपने बजट में से, इसमें से कुछ पैसा इसमें देता है। इस डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो कौन रखता है? वो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाता है। तो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इट इज एक्चुअली 100% कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। एक मिनिस्टर बना देते हैं, उसके नीचे डिपार्टमेंटल का हेड हो जाता है, और उसके नीचे बहुत सारे और लोग हो जाते हैं। इस तरीके से हर सेक्टर को गवर्नमेंट ध्यान में देती है। इसके अपन ने कुछ फायदे किए थे, और फायदे का की कॉन्सेप्ट यही था कि क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे हर एक चीज डिसाइड करती है, एवरीथिंग गोज इन ऑर्डर। कंट्रोल प्रॉपर रखते हैं, फंड्स प्रॉपर यूज होते हैं। यू आर अकाउंटेबल टू पब्लिक एंड इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आप बहुत अच्छे से काम करते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे जितना आपको सीक्रेसी मेंटेन करना, आप उतना सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। दैट इज वाई डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में स्पेशली आता है। इतना हमने किया था। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। सबसे पहला डीमेरिट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। कोई मुझे मीनिंग बताओ, इनफ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब हुआ? रैंडम इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश में इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? मतलब बताओ। ज्यादा फ्रीडम नहीं होना ऐसा। हाँ, ज्यादा फ्रीडम नहीं होना। नमन, क्या बोला आपने? रिजिड, करेक्ट, रिजिड। देखो, फ्लेक्सिबल वर्ड का मतलब होता है कि जिसको बदल सकते हैं। इनफ्लेक्सिबल वर्ड का मतलब है कि जिसको बदल नहीं सकते, जो रिजिड है। तो जो इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट बोला था कि कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, कई बार ये जो कंट्रोल है, ये एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। आप अपनी मर्जी से इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कुछ कर ही नहीं पाओगे। वॉट एवर द मिनिस्टर विल से, यू विल हैव टू डू दैट ओनली। कोई आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जैसे अगर तो आपका खुद का कोई बिजनेस होता था, आपकी पार्टनरशिप में काम था, आपको एक दिन छुट्टी करनी थी या कुछ काम था, तो आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेते थे। यहाँ पर भाई आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, इट्स कंप्लीटली स्ट्रिक्ट। यू हैव टू फॉलो द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। वॉट एवर टॉप ऑफिशियल्स विल से, यू हैव टू फॉलो दैट। एंड देर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्टर। भले अब उस मिनिस्टर को कुछ आता हो या ना आता हो। आपको पता है इंडिया में मिनिस्टर होने के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। तो भले उस मिनिस्टर को कुछ आता हो या ना आता हो, बट वो इंटरफेयर करते रहेंगे। ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। सो देर इज वेरी लेस फ्रीडम जो आप एक्सरसाइज कर पाओगे अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो। सो द पॉइंट इज इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब लैक ऑफ फ्रीडम। रिजिड वर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, बट कई बार फिर रिजिड का भी मतलब नहीं पता होता।
तो दोनों जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यू कैन से लैक ऑफ फ्रीडम। खुद से जहां पे आप काम नहीं कर पाओगे ना, तो वहां पे आपको मजा नहीं आएगा काम करने में, बात ये है। सेकेंड इज लैक ऑफ मोटिवेशन। तो मुझे बता सकते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों यहाँ पे? अच्छा खासा बिजनेस है का, मोटिवेशन क्यों नहीं है एम्प्लॉइज को? क्योंकि सिक्योर जॉब होती है तो फिर आगे बढ़ने का उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, कुछ आगे बढ़ने का या फिर आगे कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करने का। परफेक्ट। आज मुझे कोई बोले कि ये तुम्हारी नौकरी, आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कभी देखा है? अगर आपने देखा होगा तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वाई? बिकॉज उनको पता है उनकी नौकरी पक्की है, महीने के एंड में उनको उतनी सैलरी मिलने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। अब वो कंपनी को कमा के दे या ना कमा के दे, उससे कोई फर्क ही नहीं है। सो बिकॉज हियर पीपल आर सिक्योर्ड फॉर द जॉब, वो एक रीजन है। यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो अंदर की बात है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पैसा जितना भी कमाते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाले, दैट डजंट बिलोंग टू द एम्प्लॉइज। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में होते हो, जो पैसा कमाते हो, वो कौन, किसका होता है वो पैसा? पार्टनर्स का। दैट मीन्स अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। इसलिए आप पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप में ना मोटिवेटेड रहते हो, बिकॉज द मोर यू वर्क द मोर मनी यू विल गेट, सो यू विल ऑलवेज ट्राई टू डू मोर वर्क। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो काम करो ना करो सैलरी आपको मिलने ही वाली है। और दूसरी बात, जितना भी काम आप कमाओगे पैसा, आप लाखों को करोड़ों में भी लेके चले जाओगे, तो भी वो तो पैसा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं तो आप मेहनत क्यों करोगे? दैट इज वाई लैक ऑफ मोटिवेशन। और इसी वजह से हर गवर्नमेंट जॉब पे सेम कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि एवरीबडी फील्स कि क्या फर्क पड़ता है हमारे काम करने से, रेवेन्यू हमारा तो है ही नहीं, हमें तो जॉब पे सैलरी मिलेगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिलेगी। तो बड़ा तो हर कोई हो रहा है ना, उसके लिए मेहनत तो कोई करने की जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉयज जो हैं वो काम करने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं है। अब देखना कभी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, आराम से बैठे होते हैं, चाय पानी कर रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कस्टमर आके चला भी जाए तो, बिकॉज दे नो कि उनको तो उनकी सैलरी मिलेगी। उनके एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स का कोई रिलेशन है ही नहीं। तो वो सोचते हैं क्यों मैं मेहनत करूं। So there is lack of motivation among employees. And that is the reason a lot of government undertakings are in loss. क्योंकि उनके एम्प्लॉयज काम नहीं करते ढंग से। थर्ड demerit is lack of financial autonomy. Tell me what is autonomy? Autonomy मतलब freedom. Lack of financial freedom. यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अपने बजट में बताएगी कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, वही पैसा आप यूज कर सकते हो सिर्फ। आपको और कहीं से पैसा लेकर आना या कुछ ऐसा नहीं है। देर इज नो इंडिपेंडेंस और नो फ्रीडम इन यूटिलाइजिंग द फंड्स। गवर्नमेंट जैसा बोलेगी वैसा आपको करना पड़ेगा। आपके कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है एक्चुअली। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यही अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात करो, जो चैप्टर 2 में हमने किया था, क्या आता था वहां पे? फुल फ्रीडम, तुम्हारा पैसा तुम्हारा नुकसान, जो मर्जी करो। पर यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का फायदा है, जो मर्जी नहीं कर सकते तुम। नो फ्रीडम एट ऑल। फोर्थ पॉइंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिमिटेशंस में इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मतलब इन लोगों को कुछ खास एफिशिएंसी है नहीं इनमें। पैसे मिलते नहीं तो उनको पड़ी भी नहीं है कि मतलब अच्छे से मैनेजमेंट हो या ना हो। इसमें उल्टा है, इनमें पैसा मिलता है इनको, इसलिए इनको पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में फायदे बहुत हैं, तो दे आर फुल्ली सिक्योर्ड की मजे हो रखे हैं हमारे, तो कोई ढंग से काम करता नहीं है। यहाँ पे ये लोग क्लियरली बुक में ये नहीं लिख सकते कि कोई इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उनको पैसा मिलता है, क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड है, वो लिख नहीं सकते। इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं,
इनके ऊपर बहुत सारा पेपर वर्क होता है। दे आर ओवर बर्डनड विद द पेपर वर्क। वो ज्यादातर टाइम तो मिनिस्ट्री की क्वेरीज में ही निकाल देते हैं। आज इस मिनिस्टर ने बुलाया है, जाओ उसको जाके डिटेल दो। इतना तो काम करने में टाइम नहीं मिलता उनको जितना मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है बार बार। और इनको कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, नौकरी से निकाल नहीं सकते वो बात है, पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दीदी अगर वो काम नहीं करते तो निकाल क्यों नहीं देते मतलब? गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है कि वंस यू गेट द जॉब यू वोंट बी किक्ड आउट। परमानेंट जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब। अनलेस कोई केस वेस ही हो जाए या एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए, वो बात अलग है। बट अदरवाइज द रूल इज वंस यू गेट द गवर्नमेंट जॉब फिर वो फिक्स होती है। मैम सस्पेंड कर सकते हैं ना उनको? हाँ हाँ, सस्पेंड कर सकते हैं, बट फिर ऐसा तो काम ही क्यों करना है कि सस्पेंड कर दो। अदरवाइज रेगुलर सिनेरियो में नहीं निकालते वो। मैम पर अगर कुछ काम नहीं कर रहे तो फिर मतलब क्या उनको रखने का? देखने में तो काम कर रहा है पार्थ वो बैठा है पूरे दिन ऑफिस पे पैर लगा के, पर वो कुछ वर्क नहीं कर रहा ढंग से। और अगर कर रहा है तो हर एक चीज डीले कर रहा है। जैसे आप कभी है ना रेडिसन में अगर घुसे हो या किसी प्राइवेट जगह पे डीपीएस में अगर आप जाते हो, आपके स्कूल्स देख लो, आप सब सीबीएसई में हो। आपके स्कूल वाले आपको अटेंशन देते हैं कि आओ, मतलब अब तो आप स्टूडेंट हो तो इतना नहीं देते। न्यू एडमिशन वालों को देते हैं कि आओ आओ, बैठो, ये करो, रिसेप्शन पे बात करो, ऐसा करो। प्राइवेट स्कूल ऐसा ट्रीट करता है। जाके देखो किसी गवर्नमेंट स्कूल में, पूछते रहोगे कहाँ पे होगी एडमिशन, क्या होगा। एवरीबडी इज लीस्ट बॉदर्ड कि कोई आपको बताए भी कि क्या है। कहीं का भी सारे देख। सारे गम मतलब गवर्नमेंट ऑफ, सॉरी सॉरी आप बोलो। बोलो, आप बोलो। मैं बोल रही हूँ कि मतलब सारे गवर्नमेंट मतलब जो भी इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं सब में ऐसे ही डिले करते। कोई भी मूवी में भी जैसे देखते हैं तो सब डिले ही करते, कोई किसी को पड़ी नहीं है, काम करते ही नहीं है वो लोग, खाली बोलते बोलते परेशान हो जाओगे। हाँ, ऐसा ही होता है ना। एसबीआई बैंक में आप चले जाओ, एसबीआई बैंक नीचे आएगा, पब्लिक कोऑपरेशन है वो। एसबीआई बैंक का आपने मेम्स आई गेस देखे होंगे कि उनका हर दूसरे मिनट लंच ब्रेक का बहाना लगा के चलते बनते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट बैंक यस मैम। क्योंकि वो गवर्नमेंट बैंक है। एचडीएफसी और कोटक में जाओ, मेरा कोटक अकाउंट है, कोटक महिंद्रा। पूरे दिन फोन करते हैं, मैम क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कर लो। और उनके बैंक अकाउंट में, बैंक में विजिट करके देखो, वो आपको एकदम बुलाते हैं प्यार से। क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल कब चलता है, जब वो अच्छी सर्विस देता है। अगर एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में गड़बड़ करता है ना, तो उसका बॉस उसको बोलता है कि मैं तेरे को जॉब से निकाल दूंगा। गवर्नमेंट में पहले तो गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इतनी, उसके बाद एम्प्लॉय की जॉब फिक्स हो रखी है। तो सब मिला जुला के रियल लाइफ में बात करें तो कुछ काम नहीं करता वो। लेकिन बुकिश लैंग्वेज में देखें तो वो कह रहे हैं कि वो पेपर वर्क से ओवर बर्डनड है। मैम पर अगर वो आदमी काम नहीं कर, गवर्नमेंट को भी पता है, और अगर उसमें से कोई इम्पोर्टेंट काम हो गया तो आगे कंट्री में हो सकता है, जब गवर्नमेंट को पता है कि इसका सस्पेंड कर सकते हैं तो करते क्यों नहीं है? नहीं बेटा, जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि वो काम नहीं करता, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक भी परसेंट काम नहीं कर रहा। हर पर्सन को अपना कुछ काम दिया हुआ है हल्का फुल्का। जैसे अगर आप ये लाइसेंस बनवाने जाते हो, तो वो पर्सन का वो ड्राइविंग लाइसेंस वाले का वो पूरा प्रोसेस है। हर पर्सन के पास थोड़ी थोड़ी ड्यूटीज दी हुई है। कर रहे हैं वो काम, पर डिले कर रहे हैं, आप ऐसा समझो, स्लो कर रहे हैं। गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट बार बार बोलती है ये काम करके दो, ये काम करके दो। एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरी एक दी है बहन, मेरी मेरे बड़े पापा की बेटी। गवर्नमेंट जॉब है उनकी, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर आ रहा है वो बोलती है कि मैं लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ। और आधी बार तो वो ऐसे बोलती है कि उनको वो टॉपिक आते भी नहीं है जिसके सब्जेक्ट की वो टीचर है। पर फिर भी वो इतने साल से टीचर है, कुछ नहीं होता, कुछ पढ़ाती नहीं, कुछ नहीं करती। कॉलेज जाती है, पता नहीं क्या करती है, ऑनलाइन लेती है, नहीं लेती है, क्या करती है। 70-80 हजार मिलता है उनको महीने का। मैम पर अगर ऐसे कुछ जो बड़े गवर्नमेंट के ऑफिस में हम्म। जिधर कुछ ऐसे जगह जहाँ पे ये काम होना बहुत जरूरी है और वो करते वो डिले है, हम्म। तो गवर्नमेंट को पता है पर वो कुछ करती क्यों नहीं है फिर? क्योंकि गवर्नमेंट खुद केयरलेस है ना बेटा। गवर्नमेंट खुद इतनी केयरलेस है, उनको करप्शन से कहाँ आजादी है।
ऐसा कोई काम है नहीं जो गवर्नमेंट टाइम पे कर रही है। तो जब बॉस तुम्हारा खुद केयरलेस है तो एम्प्लॉय तो और उसको लीनियंट लेगा ही ना, ऐसा। तो हेड ऑफिस ही जो है वही स्ट्रिक्ट नहीं है तो नीचे पूरा काम वैसा ही चल रहा है। तभी तो एक डिसीजन लेना होता है, ये नेक्स्ट आएगा रेड टैपिज्म वाला। एक डिसीजन लेना होता है, उसमें एक दिन अगर लगता है तो यहाँ पे ये लोग एक साल भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। तो बुकिश लैंग्वेज पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो था हमारा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। लिखना मत ऐसे कि उसके एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योर होती है, ऐसा सब। ऐसा लिखना कि उसके एम्प्लॉयज ओवरबर्डन होते हैं पेपर वर्क से, और पूरे टाइम उसको जो मिनिस्टर है वो बार बार बुलाता रहता है कि आके मुझे ये बताओ कैसे किया, वो बताओ कैसे किया। सो काम करने के बदले वो ये रिस्पॉन्स ही देते रह जाते हैं। ऑल्सो इन लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि छोड़, हमको मेहनत करनी ही नहीं है। दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Fifth point, I guess, last point of demerit is red tapism and bureaucracy. Red tapism और bureaucracy का मतलब है delay in decision making because of not carelessness but because of a lot of formalities. मतलब एक्चुअली में अगर कोई पर्सन है भी ना, आई एम सॉरी, अगर कोई पर्सन है भी कि जो काम करना चाहता है और बहुत फटाफट काम करना चाहता है या जो भी, बट गवर्नमेंट के प्रोसेसेस में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं, एक्चुअली में पेपर वर्क होता है। कोई भी काम आपको करना होगा ना, ये वाला फॉर्म भर के दे दो, वो वाला फॉर्म भर के दे दो, फॉर्म फॉर्म भरते रहते हैं। जब तक फॉर्म भरते भरते अप्रूवल होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सिर्फ फॉर्म्स की बात नहीं है, आपको सपोज कोई बिल पास करना होता है। जैसे अगर आपको पता हो कि अपनी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है ग्रेजुअली, वी नीड टू हैव 2 चाइल्ड पॉलिसी और 1 चाइल्ड पॉलिसी स्ट्रिक्टली। बट वो स्ट्रिक्टली वाला कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा। कब से 2 चाइल्ड पॉलिसी का बिल जो है वो सबमिट किया हुआ है, जब वो लोकसभा में पास हो, जब वो राज्यसभा में पास हो, जब उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करे, फिर जाके वो एप्लीकेबल होता है कंट्री पे। बट वो प्रोसेस हो ही नहीं रहा बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। तो बिकॉज इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, काफी बार केयरलेसनेस होती है, जो डिसीजंस है वो हमेशा लेट होते हैं। पेपर वर्क बहुत होता है, प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर जैसे प्राइवेट सेक्टर है ना, हमेशा खुद को ग्रो करने के बारे में सोचता है, कुछ नया लेके आता है। इन लोगों को कुछ नया नहीं चाहिए होता, ये कुछ ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, कुछ इनोवेशन नहीं लेकर आते, ये कोई रिस्की अप्रोच ये लोग नहीं लेते। इनको बस ऐसा होता है कि जो सीधा साधा चल रहा है वैसा चलता रहे, काम होता रहे। सो ऐसा बोल्ड अप्रोच या इनोवेशन का कोई प्लेस ही नहीं है इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। दे आर ओल्डीज, एक तरीके से पुराने तरीके से काम करते ही जाते हैं। सो रेड टैपिज्म, डिले इन डिसीजन मेकिंग। इनकी जितनी लिमिटेशंस लिखी हैं वो सारी सच हैं, इनके जितने फायदे लिखे हैं, अगर गवर्नमेंट अच्छी हो तो वो फायदे भी सच हैं। बट बात क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, कि ये 100% गवर्नमेंट ही कंट्रोल्ड है। ये गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, पैसा भी यहीं से गवर्नमेंट ही देती है और रेवेन्यू भी गवर्नमेंट ही ले लेती है। तो ये कहाँ पे सूटेबल है, किन लोगों को ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सूट करेगा? ऐसे लोगों को, या ऐसे जगह पे जहां पर सीक्रेसी बहुत जरूरी है। अब लिमिटेशन यहाँ खत्म हो गए, ठीक है। अब बुराई नहीं कर रहे, अब वो ये बता रहे हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकता है। सो फर्स्ट प्लेस वेयर यू नीड अ लॉट ऑफ सीक्रेसी लाइक डिफेंस ऑफ अ नेशन, in that case it's good to have departmental undertaking. Second point, where you need to have complete control of the government, जैसे कोविड सिचुएशंस वगैरह या ऐसा कुछ, वहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काम कर सकता है। थर्ड पॉइंट, जहां बहुत पैसा चाहिए, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जितना गवर्नमेंट के पास है। व्हेन वी नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स लाइक रेलवेज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज बेटर। ओ यहाँ लिख दिया। And when you need a good source of revenue, then also departmental undertaking। रेलवे से सरकार को बहुत पैसा मिलता है।
सो दीज आर द 4 प्लेसेस जहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काम करता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इतनी बुराइयां होने के बावजूद भी फिर ये वर्क क्यों करता है, बिकॉज रिक्वायरमेंट तो है, लिमिटेशंस है, बट रिक्वायरमेंट भी है इसकी। इफ यू नीड सीक्रेसी, if you need government control, if you need huge investment, and if you need a source of revenue for you, government, it's good you can have departmental undertaking. Corruption is the part of the nation, वो चलता है। यहाँ पे आपका फिनिश हुआ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। 3 पार्ट्स में से पहला पार्ट, फीचर्स किए, फायदे किए, नुकसान किए। सेकेंड पॉइंट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन। आज आप क्लास एंड करो तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी अटेंडेंस देकर जाना, क्योंकि बीच बीच में काफी लीव हो रहा है, तो आज मुझे अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। यशवी ने ज्वाइन किया था फिर लीव कर दिया, ठीक है, आई नीड टू टॉक। तो आप अटेंडेंस आज देकर जाना लास्ट में, ठीक है, बिफोर लीविंग। हाँ हाँ, अभी नहीं श्रेया, क्लास एंड होगी तभी दे देना, आपका मैंने देख लिया वैसे। सेकेंड टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, पब्लिक कोऑपरेशन, या आप इसको बोल सकते हो स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन। ये क्या है? ये गवर्नमेंट का एकदम कंप्लीट ऐसा हिस्सा नहीं है जैसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था। ये कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड के बदले हम बॉडी कॉर्पोरेट यूज करते हैं वर्ड। ये एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जो गवर्नमेंट ही बनाना चाहती थी, लेकिन क्या गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वो नहीं चला सकती थी, तो गवर्नमेंट ने एक अलग से एक्ट बनाया, एक अलग से लेजिस्लेचर या लॉ बनाया, और उस लॉ के तहत गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया। फिर से बोलूंगी, this public cooperation is not here 100% controlled by the government like the upper one. यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल अपना रखना चाहती थी, बट उसके पास फुल कंट्रोल का टाइम नहीं था, तो गवर्नमेंट ने एक सेपरेट रूल्स रेगुलेशंस लगा के एक एक्ट बना दिया। ये जो एक्ट है ये स्पेशली इन्हीं के लिए है। जैसे एसबीआई का अलग एक्ट है, बाकी बैंक्स का भी एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, लेकिन एसबीआई का अलग एक्ट है स्पेशली, क्योंकि वो एक पब्लिक कोऑपरेशन है, एलआईसी का एक्ट है। तो ये एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल जरूर करना चाहती थी, बट उनके पास फुली कंट्रोल का टाइम या जो भी था नहीं था, तो उन्होंने एक स्पेशल एक्ट बनाया। उस स्पेशल एक्ट के थ्रू ये बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश हुआ। अब यहाँ पर अलग तरीके से लोग काम करते हैं अपना सेपरेट इंडिविजुअली, बस गवर्नमेंट उन पे कंट्रोल रखती है दूर से। डिपार्टमेंटल कैसे था? घर के अंदर के कमरे के जैसा, घर में रह रहे बंदे को दिखता ही है वो। पब्लिक ऑपरेशन कैसा है? घर के बाहर दूसरी जगह पे तुम्हारा कोई और घर हो वैसा, जहां पर पूरे टाइम नजर नहीं रहती, पर जब जब नजर रखना चाहो तब रख सकते हो। बुकिश लैंग्वेज रीड करती हूँ। व्हाट इज पब्लिक कॉपरेशन और स्टैट्यूटरी कॉपरेशन? इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये याद रखना है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको रजिस्टर करवाया हुआ है हमने। जैसे चैप्टर नंबर 2 में कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट थे। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इनके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। इट्स फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, पैसा किसने दिया हुआ है? गवर्नमेंट ने। इट्स पावर्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब मकसद, लिमिटेशंस आर डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो ये एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट के अंदर इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ तनिषा? जैसे मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि ऐसे मतलब स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने समझो दिया हुआ है और ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इन पे नजर रखती है ऐसे। हाँ, पर स्टेट गवर्नमेंट तो खुद ही एक गवर्नमेंट है। हम यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट तो खुद ही गवर्नमेंट है। मीन्स इन्हें इन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसे दे रखा होगा कि इसको मैनेज करो, और फिर वो गवर्नमेंट मीन्स नजर रखती कि ये क्या हाँ कर रही थी। हाँ, ऐसा। 2 मिनट वेट करना।
तो एक बार फिर से रिपीट करूंगी क्या हुआ यहाँ पे। ये गवर्नमेंट के अंदर का एक हिस्सा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट बनाया। एक्ट कैसे बनता है, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया था। कोई भी बिल होता है उसको लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, वोटिंग के थ्रू वहां पे पास होता है। उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, वहां पे वोटिंग के थ्रू वो पास होता है। फिर हम बोलते हैं कि बिल पास हो गया। फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को गो थ्रू करके गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट बनाया। उस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाई, अलग से इंस्टीट्यूट। अब वो बॉडी कॉर्पोरेट काम कर रहा है अपना अलग जगह पे। कौन फंडिंग करता है यहाँ पे, गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है। मतलब पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट ही पैसा देती है। और इसके पावर्स, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशंस और सारी कहानी जो भी डिटेल चाहिए हो वो कहाँ लिखी होंगी, एक्ट में। एक्ट आपको पता है मोटी सारी बुक होती है, उसमें छोटी 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 बहुत सारी लाइंस लिखी होती हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जनरली वो सारे सॉल्यूशंस उस एक्ट में प्रोवाइडेड ही होते हैं। तो कभी भी इन बॉडी कॉर्पोरेट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सीधा वो एक्ट देख सकते हैं, उस एक्ट में उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके एग्जांपल्स में इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, एसबीआई, एलआईसी, फूड कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, ये सब गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग है। सब गवर्नमेंट फंडिंग करता है, सारा पैसा गवर्नमेंट का रहता है। बट गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट नहीं है। इन सबको आप दीदी डिपार्टमेंट नहीं कहते। आप क्या करो, दीदी एक बार वापस एक्सप्लेन कर देना, मेरा इंटरनेट चला गया था। वापस बता देती हूँ। जो हमने पहले किया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसके अंदर तो वो एक गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट था जिसपे गवर्नमेंट उस पे सब समय हर टाइम नजर रखती थी। अब ये एक अलग जगह है, अलग बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन ये कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया अपने लोकसभा पार्लियामेंट्री हाउसेज में पास करके। एक्ट बना, उस एक्ट के थ्रू एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी जैसा स्टार्ट हुआ। अब वो कंपनी जो है वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहलाती है। इस कंपनी को सारा का सारा फाइनेंस कौन देता है, गवर्नमेंट ही देती है। और इस कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होंगे, कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अगर चाहिए होंगे, तो गवर्नमेंट ने उसके रिलेटेड एक्ट बना लिया है। वो एक्ट आप देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए हैं, एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, एसबीआई, एलआईसी। एलआईसी का मैंने आपकी क्लास में बताया था कि किसी और क्लास में। रिसेंटली आई सॉ द न्यूज, एलआईसी जो है ये अभी अपने कुछ शेयर शायद प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देगी। अभी ये एलआईसी 100% गवर्नमेंट सेक्टर है। अभी ये प्लानिंग कर रही है कि थोड़े बहुत शेयर्स प्राइवेट को दे दे, तो फिर वो ये कंप्लीट पब्लिक कोऑपरेशन नहीं रह जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स रेड टैपिज्म, थोड़ा टाइम लगेगा ये सब डिसाइड होने में। जब भी होगा न्यूज आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। बट हाल फिलहाल एलआईसी पब्लिक कॉर्पोरेशन है, 100% कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। फूड कॉर्पोरेशन एंड ये गैस वाला इफ यू नो, ओएनजीसी, ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एग्जांपल्स। क्या फीचर, हाँ बोलो बोलो बोलो। किसी का माइक ऑन हुआ था, दीदी मेरा हुआ था गलती से। गलती से, ठीक है कोई बात नहीं। अभी अपन करते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। आज इतना करेंगे 10 पॉइंट्स तक। क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला फीचर, ये स्टार्ट कैसे होता है। जैसे वो कैसे स्टार्ट होता था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो इजी फॉर्मेशन था। सरकार ने सोचा एक और डिपार्टमेंट बनाना है, आपस में डिसाइड किया, बना दिया। ये उतना आसान नहीं है, इसके लिए एक्ट बनाए और फिर वो एक्ट बनने के बाद ये स्टार्ट होगा। सो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स पार्ट। सारे के सारे पावर्स, रूल्स, लिमिटेशंस इस पब्लिक कॉर्पोरेशन के कहाँ पर लिखे होंगे, दे विल बी डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। मतलब बार बार गवर्नमेंट का सर नहीं खाना कि ये बता दो क्या करें, ऐसा बता दो क्या करें। गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है तुम्हें कंट्रोल करने का, तभी तो उन्होंने तुम्हें सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाया है। तो गवर्नमेंट ने एक बार अपना पूरा टाइम लगा के एक एक्ट बना दिया है। नाउ एवरीथिंग इज डिफाइंड इन दैट एक्ट ओनली। दीज कॉर्पोरेशंस विल हैव टू लुक इनटू द एक्ट। इनको सब का सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये किसके कंट्रोल के अंडर होता है, ऑफ कोर्स
सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। नेक्स्ट, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। जहां पर भी वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट लगता है, चैप्टर 2 याद करके याद करना है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मुझे बताओ क्या मतलब था सेपरेट लीगल एंटिटी का? बहुत बार किया था चैप्टर फॉर्म नंबर। और ओनर अलग होता है। करेक्ट। ओनर यहाँ पे कौन है? गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एसबीआई है। बाय चांस कभी एसबीआई ने फ्रॉड किया तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने फ्रॉड किया। ओनर्स एंड द इंस्टीट्यूशन, दे आर टू डिफरेंट पीपल। सो ऑटोमेटिकली जब एक्ट पास हो गया था, ये सेपरेट आइडेंटिटी हो गया था। अभी गवर्नमेंट, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे कोई केस आता है ना, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर ही केस है एक तरीके से, बिकॉज वो एक ही चीज है। लेकिन यहाँ पर अगर एसबीआई या ओएनजीसी का कोई फ्रॉड का केस आता है, तो दैट डजंट मीन कि गवर्नमेंट पे फ्रॉड का केस आया। दैट मीन्स कि इन एंटिटी में से ही किसी पे फ्रॉड का केस आया। तो ये एंटिटी और गवर्नमेंट जो ओनर है, ये अलग अलग लोग हैं। गवर्नमेंट ओनर क्यों है? क्योंकि 100% शेयर्स गवर्नमेंट के ही पास है। इसके सारा का सारा पैसा सरकार ने दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसको मैनेज कौन करता है? जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो मिनिस्टर्स थे, इफ यू रिमेंबर, रेलवे का मिनिस्टर, एजुकेशन का मिनिस्टर। यहाँ मिनिस्टर्स नहीं है। ये एक तरीके से कंपनी ही है, प्राइवेट वाली, पर इसका मालिक सरकार है। इसको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं? जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं वही होते हैं। यस, एसबीआई तो वो स्कैम में इन्वॉल्व था, हर्षद मेहता स्कैम में। काफी नाम आया था एसबीआई का उस टाइम पे। बट फिर वो स्कैम ऐसा नहीं माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने स्कैम किया था। वो स्कैम एसबीआई के एम्प्लॉइज ने मिलके किया था, ये डायरेक्टर ने। तो ये डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं इसको। और डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है, ये कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो लगता है कि ये बंदा अच्छा है, उसको वो डायरेक्टर अपॉइंट करता है। फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो स्टाफ के रूल्स रेगुलेशंस या सैलरी वगैरह होती है, वो सब अलग होती है। कहाँ लिखी हुई होती है? उनके एक्ट में। फिर कंपैरेटिवली अगर आप बात करो, रिलेटिवली का मतलब होता है कंपैरेटिवली। ऊपर वाला जो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किया था, उसके कंपेयर में अगर आप बात करो, तो यहाँ पर फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम होती है। क्यों? अब देखो, मम्मी हमारे साथ घर में ही रह रही है, मतलब हम मम्मी के साथ साथ में ही रह रहे हैं एक ही घर में, तो मम्मा हम पे पूरे टाइम ध्यान रख सकती है ना हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। लेकिन अगर आप बाहर हो अपने फ्रेंड के घर पे और आपने बोल दिया कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो थोड़ी ना मम्मा पे नजर रख रही है, क्योंकि वो आप पे कंट्रोल कर रही है, पूछ रही है कि तुमने पढ़ाई की। लेकिन क्योंकि आप दूसरी जगह पे हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ हाँ पढ़ लिया। जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग। So departmental undertaking is just like you being your in your home only. वो फुल आप पे ध्यान ही रख रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। और ये पब्लिक कॉपरेशन इज लाइक कि आप अपने फ्रेंड के घर पे हो, हाँ ना थोड़ा बहुत बोलोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ी फ्रीडम होती है, क्योंकि वो दूर है, ये दूर है, बॉडी कॉपरेशन गवर्नमेंट से, तो थोड़ा बहुत फ्रीडम मिलता है। लेकिन जब हम इसका लिमिटेशन करेंगे तो यही बोलेंगे कि यहाँ भी फ्रीडम तो नहीं है। सो पहले कह रहे हैं फ्रीडम है, फिर कह रहे हैं फ्रीडम नहीं है। अच्छी व्यू पॉइंट से देखने जाओ तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कंपैरेटिवली फ्रीडम है, लेकिन ओवरऑल देखो तो फ्रीडम नहीं है। वो बार बार आपको पूछेंगे कि क्या करना है, क्या करना है, क्या कर रहे हो। सो दो व्यू पॉइंट्स हैं इसके। तो बेनिफिट्स में लिखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी तुमको, और डीमेरिट में लिखेंगे कि यहाँ पे फ्रीडम नहीं है। दोनों बातें पॉसिबल है। दूसरी चीज तनीषा आपने लिखा है सैलरी रिक्रूटमेंट, यस सेम ही बात है। सैलरी हुई ना रिक्रूटमेंट, नहीं रेम्यूनरेशन हुआ रिक्रूटमेंट, आई एम सॉरी। रिक्रूटमेंट मतलब नौकरी पे रखना,
to give the job. And remuneration means the amount you will get. That's your salary. ठीक है, तो इतना हम समझे। इसको कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके रूल्स कहाँ लिखे हुए होते हैं? एक्चुअली एक्ट में। इसमें कंपैरेटिवली ऊपर वाले से ज्यादा फ्रीडम मिलती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ये गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट को सर्विस देना है। इफ यू आर अ प्राइवेट सेक्टर, यू कैन फ्रीली से कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हो, लेकिन इफ यू आर अ गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग, यू विल से कि आप गवर्नमेंट की सर्विस के लिए काम करते हो। ये आपने माइक्रो में भी फर्स्ट चैप्टर में लास्ट डिफरेंस में ध्यान दिया होगा। जो वो 100% गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती थी, और जो 100% प्राइवेट सेक्टर था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। लास्ट 2 पॉइंट्स एंड वील वाइंड अप। 9 पॉइंट इज, ये जो भी काम कर रहे हैं, भले ही ये बाहर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कंप्लीट अंडर काम नहीं कर रहे, दूसरी जगह है, बट पैसा पूरा गवर्नमेंट ने ही इनको दिया है, इसीलिए ये अकाउंटेबल भी हैं गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट में। मतलब वो जो भी आपको पूछेंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम तुमको क्यों बताएं। वॉट एवर दे विल आस्क यू, यू विल हैव टू आंसर देम। You are accountable to the government because government has only created you. We have to submit our annual report. साल साल की रिपोर्ट तो देते ही रहना होता है, और बीच बीच में भी सरकार कुछ मांगे इन्फॉर्मेशन तो हमको देना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट, जस्ट 2 minutes मोर। ऑडिट करवानी पड़ती है हमको। ऑडिट आपको शायद हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो करता है, किसी और की जगह पे आके उसके अकाउंट्स चेक करना कि सारी जर्नल एंट्री सही की है कि नहीं की। हर बॉडी कॉर्पोरेट को एक्चुअली तो ऑडिट करवाना पड़ता है, तो ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इनको भी अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं। और जो ऑडिटर यहाँ पे आता है, ऑडिटर कौन होता है? जो ऑडिट करता है। जो ऑडिटर यहाँ पे आता है उसको C&AG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी आगे नाम आता है। सो पब्लिक कॉर्पोरेशन का ऑडिटर कौन होता है? मतलब उसको क्या बुलाते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा नाम है इसका, पर नाम ऐसा ही, CAG ऐसा लिखते हैं कैप्स में। सो दीज आर द 10 फीचर्स। इन्हीं फीचर्स में से कुछ फायदे और कुछ नुकसान हम निकाल लेंगे। दो चीजें हमने पढ़ी, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, और एक पब्लिक कॉर्पोरेशन जिसको गवर्नमेंट ने अलग से एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया है थ्रू पासिंग अ स्पेशल एक्ट। गवर्नमेंट फुल कंट्रोल उस पर करती है, नजर रखती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इतना रखते हैं, कल इसके मेरिट्स करेंगे। बाय। दीदी अटेंडेंस देकर जाना प्लीज, अटेंडेंस देकर। दीदी हाँ पार्थ बोलो। दीदी आपको 2 दिन पहले लगा था कि हमारा BSc का चैप्टर 2 का टेस्ट है। क्या कह रहे हो आप? दीदी मैंने 2-3 दिन पहले बोला था ना कि हमारा आज BSc का चैप्टर 2 का टेस्ट है। हाँ हाँ हाँ। आज था, उसमें मेरे को 52 में से 37 है। 32 में से 27 है, वेरी गुड। नहीं, क्वेश्चन पेपर। 52 में से 37 है। ओह, नॉट सो गुड। मैम मुझे 45 आए थे। ठीक है, वेरी गुड। 40 अबव इज गुड। थोड़ा सा पार्थ आपका रह गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसको करेंगे यार आप क्लियर। वो 3 मार्क्स में भी मैंने सिली में चेक करी थी। अगर 40 सुनते हैं ना अपन तो 40 भाई